नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। ओली की अधर्मी बोली। जी हां, हर कोई हैरान है, थोड़ा सा परेशान भी है कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली आखिर चाहते क्या हैं। अगर भारत में कोई निर्माण कार्य होता है तो वो परेशान, भारत की जमीन पर दावा वो कर रहे हैं और वो भी बिना किसी सबूत के। भारत की नाराजगी को नजरअंदाज करके विवादित नक्शे को वो पास कर रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हो तो उनके मुताबिक इसके लिए भी भारत जिम्मेदार। लगातार उनकी पार्टी उनसे पीएम पद और पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग रही है। वो अपने ही नेता और अपने ही देश की जनता को भटकाने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। भारत की मीडिया पर भी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब बात बनती दिखाई नहीं दी तो भगवान राम को भी उन्होंने नेपाली बता दिया और भारत की अयोध्या को नकली बता दिया। पीएम मोदी और सीएम योगी समेत देश में बीजेपी ने भगवान राम के नाम का सहारा लिया और सफल भी हुए। शायद यह भी वजह हो सकती है कि ओली अब भगवान राम का सहारा लेना चाहते हों, लेकिन यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है और भारत में ओली के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ गया है और नेपाल में भी। दरअसल नेपाल के आदिकवि भानु भक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम केपी शर्मा ओली ने यूपी की अयोध्या को नकली तक बता दिया और भगवान श्री राम को नेपाली नागरिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि नेपाल के ही थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और राम की नगरी अयोध्या को लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से की गई टिप्पणी से भारत में और खासतौर पर अयोध्या के संतों और राम भक्तों में गुस्सा है, जिसे लेकर संत समाज ने ओली से माफी मांगने की चेतावनी भी दी है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी ओली से माफी की मांग की है। साथ ही संतों ने साफ साफ और कड़े शब्दों में यह कहा है कि अगर ओली माफी नहीं मांगते हैं तो संत धार्मिक आंदोलन छेड़ देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार से कहता है तो बहुत ही कष्ट होता है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है। जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्रीलोक विरिष्ठता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मिता स्वयं। यह मनु की बसाई हुई नगरी है जो विश्व की पहली राजधानी थी। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है, यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। वह एक प्रधानमंत्री के रूप में एक देश का प्रधानमंत्री है और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेपाल से और भारत से बहुत ही मधुर संबंध बहुत प्राचीन से है। यहाँ प्रधानमंत्री ओली ने जो अभी बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और धर्मादेश भी जारी करता हूं कि नेपाल में जो हमारे लाखों भक्त हैं वो कल सड़क पर उतर करके और ओली को कुर्सी से उतारे, क्योंकि जो अयोध्या का वर्णन है कि उत्तर दिशा सरजू पावन, अयोध्या जहां बसी हुई है उसके उत्तर दिशा में सरजू है, नेपाल में सरजू है ही नहीं है। दूसरी बात है जो वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद से लेकर के और जितने भी पुराणों में अयोध्या का वर्णन है, वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या है। और वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन है, तुलसी कृत रामायण में जिसका वर्णन है, और ओली तो एक माओवादी था और अब आतंकवादी की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री हैं वो खुद नेपाली नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो है। तो जब जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक नहीं है और वो चीन की गुलामी कर रहे हैं और अपनी देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, आज चीन ने नेपाल की 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है अपनी इस कमी को छिपाने के लिए। अब वो भगवान राम को बता रहे हैं नेपाली। अरे भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। लंका में जब चढ़ाई करने गए तो लंकावासी हो गए, तो ये कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये बताइए कि चीन ने आपके देश में कितने गांव पर कब्जा कर रखा है? आप नेपाल को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? आज पाकिस्तान भिखारी बन गया है। वही दशा
नेपाल की होने जा रही है। एक व्यक्ति नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल कल बहती हुई मां सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहां पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे वार्ता करें कि वो माफी मांगे। नहीं तो उनके और भारत के राजघरानों में रिश्ते होते रहे और कई रिश्ते इसके प्रमाण हैं। और इस प्रकार की बातें करना, और इस पर मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए। और इस प्रकार का बयान देने के लिए नेपाल के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों और भारत के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों से क्षमा मांगनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दें, और मुझे लगता है कि उनका यह बयान किसी भी भारतीय के लिए उचित नहीं है। देश इस बयान को लेकर काफ़ी रोष में है। नेपाल के प्रधानमंत्री जी को भारत देश से तो भारत और नेपाल के बीच फिलहाल तनाव जोरों पर है, और अब एक और विवाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये छेड़ दिया है। भगवान राम को लेकर के जिस तरीके की विवादित टिप्पणी उन्होंने की है, उसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध देखा जा रहा है। हालांकि नेपाल में भी इस बात का विरोध किया जा रहा है। जो उन्होंने बयान अभी दिया है हाल ही में, उसका विरोध नेपाल में भी किया जा रहा है। नेपाल में जो विरोधी दल हैं उनकी तरफ से भी, और जो आम नागरिक हैं वहाँ पर जो राम भक्त हैं उनकी तरफ से भी इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। और अब भारत में जिस तरीके से नेपाल के खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से भारत विरोधी, भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, और तमाम आरोप लग रहे हैं चीन पर भी कि चीन की वजह से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है। आनंद त्रिपाठी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आनंद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ एक तरीके से अगर कहें कि प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, और अब भगवान राम को लेकर के भी उन्होंने विवादित टिप्पणी दे दी है। निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूँ कि नेपाल के प्रधानमंत्री श्रीमान ओली जी एक स्टेट्समैन की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं जी। उनके बुद्धि विवेक पर ऐसा लगता है कि कोई ग्रहण सा लग गया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार उनके कुछ निर्णय, बयान इतने बेतुके रहे हैं, खासकर भारतीय संबंध को लेकर के। और उसी क्रम में ये नया उन्होंने जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक आक्षेप और हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, ये निंदनीय है, अस्वीकार्य है और निराधार भी है। जी आनंद जी, चीन के टुकड़ों पर पलने वाला नेपाल, चीन के टुकड़ों पर पलने वाले अगर कहा जाए ओली, क्योंकि अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि चीन से रिश्वत लेते हैं ओली, और अब इनका जो धन है उसमें भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के भी यही समझें कि चीन की वजह से ही इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं ओली? हाँ जी हाँ, इसमें मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे नेपाल को इसमें घसीटना सही बात नहीं होगा। पूरा नेपाल चीन के टुकड़ों पे नहीं पलता है, तो बहुत आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी किस्म के लोगों का देश है। बिल्कुल है, लेकिन वहाँ की सरकार के मुखिया हैं, इसलिए जब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, जहाँ तक प्रधानमंत्री ओली की बात है, केपी शर्मा ओली मूलतः नेपाली व्यक्ति नहीं है जी। आप ये समझिए इस बात को। इसलिए नेपाल की मूल भावनाओं की उन्हें कद्र ही नहीं है जी। और मूलतः वो एक वामपंथी हैं, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में न उनकी रुचि है और न उनकी कोई आस्था है जी। और वामपंथी चीन के जाल में वो आज बुरी तरीके से जकड़ गए हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि वो
धन लोलुप हैं और चीन उन्हें बैक चैनल से जो धन दे रहा है जी। अब तो वो दुनिया के सामने भी आ गया है। बिल्कुल। वो उसी सब का नतीजा ये सब कुछ निकल करके आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ओली का भविष्य नेपाल में बचा नहीं है। जी, तो जिस तरीके से कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की नेपाल के प्रधानमंत्री ओली हरकतें कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि अब उनका विनाश निश्चित हो गया। जी, ये मैंने कहा ना जी। कि ये एक निश्चित तौर पे है कि अब ओली का भविष्य बचा नहीं दिखता है, नजर आता है। जी। उनकी अपनी पार्टी में ही जबरदस्त तरीके से उनका विरोध है। वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग को लगातार टाल रहे हैं। जिस दिन भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी उसकी 40 में से 30 सदस्य ने मिस्टर ओली के बिल्कुल खिलाफ जी। हैं और वो सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। अब वो येन केन प्रकारेण चीन और उसके कुछ टूट पूजे राजनेताओं के सहयोग से वो जितना देर अपने आप को खींच सकते हो खींच ले। बिल्कुल। नेपाल की जनता और विश्व जनमत अब ओली के खिलाफ है। जी, आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से उनके खिलाफ उनके देश में माहौल बना हुआ है, उनकी पार्टी में उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है और लगातार हालांकि वो भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, लेकिन उन पर आरोप भी है कि जिस तरीके से चीन की राजदूत का वहां पर हस्तक्षेप है वो वहां की जनता को भी बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी होते रहे हैं। तो क्या अब पूरी जो सिचुएशन बनी हुई है उससे भटकाने के लिए, देश की जनता को और गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है? नहीं, ये देखिए वहां उनको ये समझ नहीं है कि इस तरह के बयान का जितना भारत में विरोध होगा जी। उससे कहीं ज्यादा और तीखा विरोध स्वयं नेपाल में होगा। जी। ठीक है, इस बात को ओली समझते ही नहीं है। मैंने कहा ना, चूंकि वो वामपंथी हैं, उनका बिल्कुल। धर्म और संस्कृति से कोई खास लेना देना नहीं है, इसलिए वो नेपाल को जानते ही नहीं है। जी। नेपाली मूल के नहीं है, इसलिए नेपाल को नहीं जानते। तो उन्हें ये उनका दांव उल्टा पड़ेगा और जी। वो सिर्फ भारत को या भारतीय राज व्यवस्था को चिढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और कोई मकसद नहीं है। जी आनंद जी, और जिस तरीके से संत समाज अब नाराज है ओली से और लगातार माफी की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है क्या ओली माफी मांगेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ओली माफी मांगे या ना मांगे, जी। इस बात पे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। ओली के इस बयान को ही तूल नहीं देना चाहिए, सिरे से खारिज करना चाहिए और भारतीय संत समाज, भारतीय जनता को इस बात पर, नेपाल की पूरी जनता, नेपाल के संत समाज, नेपाल के अन्य राजनीतिक समाज पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। वो सब भारत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आस्था भारत के साथ है, न कि चीन के साथ है। ये कुछ मूर्ख किस्म के लोग आ जाते हैं कभी कभी, उसी में से ओली हैं और वो अपने लिए कब्र खुद तैयार कर रहे हैं। लेकिन सर, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली, ऐसे भी उनके बयान को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं, बात सही है, लेकिन कई बार नेपाल के विदेश मंत्रालय ने खुद स्पष्ट किया है कि ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है और इस पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि इस बयान को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। और ओली, मैंने कहा ना, ओली नेपाल के समाज में, नेपाल के राजनीतिक बिरादरी में अपना समर्थन करीब करीब खो चुके हैं और अब उनके गिनती के दिन रहे हैं, इसलिए उनकी बातों का ज्यादा बहुत स्तरीय विरोध करने की भी जरूरत नहीं है। जी, विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक वो उस पद पर बने हुए हैं तो तब तक तो विरोध करना पड़ेगा और नेपाल की जनता को भी इसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करना पड़ेगा कि उनको कुर्सी से हटाया जाए, जिस तरीके से संत समाज कह रहा है। जी देखिए, संत समाज की अपनी मांग सही है, लेकिन संत समाज को ये समझना चाहिए कि भारत सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। जी। तो उसकी भारत सरकार की कुछ सीमाएं हैं और वो बैक चैनल से लगातार नेपाल के सारे घटनाक्रमों पर नजर रखी हुई है और बड़ी मजबूती से भारत सरकार की पकड़ नेपाल के ऊपर बनी हुई है। इसी का परिणाम है कि ओली छटपटा रहे हैं और उल जुलूल बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अन्यथा वो अब उनको अपनी कुर्सी खतरे में 100% लग रही है कि वो जाने वाली है। इसका परिणाम है कि वो रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों जैसा रिटेलिएशन है। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो स्टेट्समैन का दर्जा या बौद्धिक क्षमता रखते हो, ऐसा लगता नहीं है। क्या इस तरीके के व्यवहार से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
नहीं, निश्चित तौर पर तात्कालिक स्तर पर फर्क दिख रहा है, जी। लेकिन भारत सरकार उसको बड़े कायदे से इसको नियंत्रित कर रही है। वो देखिए, उस नेपाल के चीजों पर कोई खुलेआम भारत सरकार की तरफ से इस तरह के उकसावे भरे बयान नहीं आ रहे जी। हैं। वो चुप है, शांत है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मोमेंट्री है और ओली के ऊपर कंट्रोल जैसे स्थापित हो जाएगा वैसे ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओली ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस व्यवस्था को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत सरकार ओली को ही ठीक करने के प्रयास में है। बैक चैनल से ये सारे काम चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, आनंद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार केपी शर्मा ओली की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंधों पर हाल फिलहाल में फर्क पड़ा हुआ है और दोनों ही देशों के बीच कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल के भीतर, उनकी पार्टी के भीतर उनके खिलाफ जो माहौल तैयार हो रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं नरमी बरती जा रही है और ओली को एक व्यक्तिगत तौर पर देखते हुए भारत सरकार फिलहाल ले रही है। और ऐसे में जब ओली का उनके ही घर में विरोध हो रहा है, तो ओली कहीं ना कहीं वहाँ की जनता का और अपने ही नेताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश और चीन की गोद में खेल रहे हैं। चीन के इशारे पर वो कुछ भी बोल रहे हैं और आजकल जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि वो भारत के साथ मित्रता की बिल्कुल भी कोशिश नहीं चाहते और कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही देशों के बीच तनाव है और ऐसे में लगातार उनसे विपक्ष के नेता भी और उनके जो पार्टी के नेता हैं, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध हैं, मित्रता के जो संबंध हैं, वो मजबूत करने चाहिए ओली को और बातचीत से सभी मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन केपी शर्मा ओली हैं कि मानते ही नहीं हैं। लगातार दिन ब दिन, हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ें। और अब एक बार फिर से भगवान श्री राम के बारे में जिस तरीके से उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, उससे पूरा संत समाज भी गुस्सा है और राम भक्तों में भी नाराजगी है। पंडित अमरनाथ मिश्रा अयोध्या मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भारत की संस्कृति के ऊपर हमला किया है और हमारी आस्था पे हमला किया है। अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि भगवान राम अयोध्या के हैं, अयोध्या में जो उनकी जन्मस्थली है, और नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अयोध्या असली नेपाल में है और भगवान राम नेपाली थे। उनको ये पता नहीं कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कण कण में है राम, और राम पूरी दुनिया के हैं। और वो भारत के अंदर हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं वो निंदनीय है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और वो चीन के कहने पे कर रहे हैं। इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पत्र दिया है कि उनको इस बात से रोका जाए। और हमें ऐसा लगता है कि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है भारत के खिलाफ, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है 9 नवंबर 89 को, राम जन्म स्थान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम की है वहाँ मंदिर बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उस समय आज हम उसी संदर्भ में आज अखबारों में हम ये पढ़ रहे हैं कि कुछ बौद्ध संगठन इस चीज़ पे के लिए धरना दे रहे हैं, अयोध्या में मांग कर रहे हैं कि राम जन्म स्थान जो है वो बौद्धों का है, बौद्धों को सौंपा जाए। और उसी तरफ दूसरी तरफ एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि नेपाल ही राम की असली जन्मभूमि है और जन्म स्थान है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए और इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जो हमने पत्र लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और हमारी जो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ और भावनाओं के साथ ये ओली खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसको उनको रोका जाना चाहिए। और ये चीन के कहने पे हो रहा है और हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए हो रहा है। जहाँ बात करी जाती है अयोध्या मंदिर की, तमाम सालों से ये चल रहा था, उसके बाद 2019 में फैसला हुआ। सर, क्या लगता है कि नेपाल ने अब ये चीज़ क्यों करी और क्यों लगता है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है? इसलिए चाइना का हाथ है कि ओली जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, और चाइना में इस समय जो प्रशासन है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का है। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अब तिब्बत में ही देख लीजिए, बौद्ध धर्म को नहीं मानते, वहाँ से बौद्धों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और जो
तो पंडित अमरनाथ मिश्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। और इसी बीच विनोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पे। जी धन्यवाद। विनोद जी, किस तरीके से देखते हैं, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ऐसे में इस तरीके की जो हरकतें नेपाल की तरफ से अब की जा रही हैं, खासतौर पर अगर बात की जाए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की, तो वो अपनी हदें पार कर रहे हैं और इस तरीके के विवादित बयान वो फिलहाल दे रहे हैं। जी, ये किसी भी दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा दिया गया सबसे हल्के किस्म का बयान है। एक राष्ट्राध्यक्ष से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिस तरीके से उन्होंने एक अपने नेपाल में स्थित एक गांव को अयोध्या का रूप देने की कोशिश की। उसको बताया कि बीरगंज के पास हमारे यहाँ एक गांव है जो अयोध्या है, वो असली अयोध्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जिस अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, जिस असली अयोध्या की बात कर रहे हैं, वो अयोध्या तो ढूंढ लाए, लेकिन सरयू कहां से लाएंगे? उसकी पौराणिक महत्ता कहां से लाएंगे जिससे जन जन जुड़ा हुआ है? आप मानस में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जन्मभूमि पूरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह सावन। और बातें कही गई कि दरस परस मज्जन अर पाना, हर ही पाप सब वेद का वेद पुराना। इतनी एक राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इससे हल्की टिप्पणी क्या की जा सकती है? किसी भगवान श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जिन जन जन की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं, ऐसे श्री राम के बारे में, उनके जन्मभूमि के बारे में, उनके जन्मस्थान के बारे में इतनी हल्की टिप्पणी की अपेक्षा किसी राष्ट्राध्यक्ष से फिलहाल नहीं की जा सकती थी। तिवारी जी, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है संत समाज की तरफ से और तमाम ये बातें कही जा रही हैं कि चीन के इशारों पर ओली फिलहाल खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ है, उनके जो विपक्षी दल हैं वो तो हैं ही खिलाफ, और जो बाकी की जनता है वो भी उनके कहीं ना कहीं अब खिलाफ हैं। और इसी को देखते हुए क्या वो चीन के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि चीन की गोद में वो खेल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, अयोध्या के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ? ये निश्चित रूप से जो केपी शर्मा ओली जी का बयान आया, ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का ही हिस्सा है। इससे पहले वो एक जाली मानचित्र लोगों के बीच ला चुके हैं, जाली मानचित्र का एक सिगुफा छोड़ चुके हैं, और ये चाइना के अर्थतंत्र का जाल ही है जो उनसे इतनी विकृत टिप्पणियां, इतनी खराब टिप्पणियां और इतनी हल्की टिप्पणियां करवा रहा है। ये निश्चित रूप से चाइना का उनके पीछे, जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, जो ये चीजें, जो शक्तियां काम कर रही हैं, वो कहीं न कहीं चाइना से प्रेरित हैं और उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के प्रभाव में आया हुआ ये बयान है। जी, तो कहीं ना कहीं जी 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 तो जिस तरीके से अब जो जनमानस में आज जो आम जनमानस में जो प्रतिक्रिया है आज, वो भी कुछ इसी बात के इर्द गिर्द है। हर व्यक्ति, तमाम धर्माचार्यों ने, तमाम आध्यात्म के जानकारों ने, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर तीखी टिप्पणियां की हैं। सारे लोगों का एक स्वर से, एक मत से ये कहना है कि कहीं न कहीं ये चाइना के प्रभाव में दिया गया बयान है। तरीके से संत समाज अब एक तरफ लामबंद हो गया है और माफी की मांग की जा रही है, चेतावनी दी गई है कि संत समाज अब एक आंदोलन छेड़ देगा। तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ओली पर? क्या ओली इस पूरे मामले को लेकर के, जैसा उन्होंने ये विवादित जो बयान दिया है, उस पर वो माफी मांगेंगे, ऐसा कुछ उम्मीद? उनको भारी विरोध का सामना खुद अपने ही देश में करना पड़ेगा। इसकी कड़ी प्रतिक्रियाएं नेपाल में भी देखी जा रही हैं। हम सीमावर्ती नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, बहराइच जनपद बॉर्डर पे ही स्थित है। उस पार के लोगों का जो सीमावर्ती नेपाल के बाटे जिले में, बर्दिया में, सुर्खेत में रहते हैं, उन तमाम सारे लोगों से आज इस प्रतिक्रिया के बाद, इस टिप्पणी के बाद बातें हुई। लोगों में काफी रोष है, गहरा रोष है,
और उन्हें एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। विनोद जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार नेपाल में जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अब ओली को भारत के साथ जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको सुधारने के लिए बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके के विवादित बयान देकर के कहीं ना कहीं वो दुश्मनी और बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। वो निश्चित रूप से उनकी ये टिप्पणी जो है तनाव बढ़ाने वाली है, लेकिन इसका असर जनमानस के जहन पर नहीं, आम जनमानस, चाहे वो नेपाल का है चाहे भारत का है, दोनों में इस मामले को लेकर, उनकी टिप्पणी को लेकर उनकी जो एक हरकत सामने आई है, ऊंची हरकत सामने आई है, उसे लेकर गहरा दर्द भी है और कड़ी प्रतिक्रिया भी है, लोगों में रोष है। दोनों सरकारों के बीच, दोनों देशों की सरकारों के बीच भी कोई इसमें जो द्विपक्षीय संबंध है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेंगे? बिल्कुल, संबंधों पर प्रभाव पड़ना लाजमी है, लेकिन भारत एक बड़े देश के रूप में, एक गंभीर गणराज्य के रूप में अपनी स्थिति को मतलब संभाले हुए है। उसकी जो टिप्पणी होगी, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, कदाचित न कोई अपेक्षा करता है और न इतनी हल्की टिप्पणी या प्रतिक्रिया भारत की ओर से आएगी। जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है भारत के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और दोनों ही देशों में उसका जो है प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो भारत की बात हो या नेपाल की। दोनों ही देशों की जनता के खिलाफ अब दोनों ही देशों की जनता जो है वो ओली से इस बात की मांग कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के ओली माफ़ी मांगे। और ख़ासतौर पर अगर संत समाज की बात की जाए तो चेतावनी दी गई है, अगर ओली ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ एक बड़ा धार्मिक आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।